बिंदिया कपड़े तय कर रही होती है और सौम्या उसके पास बैठकर चाय पी रही होती है। दीदी पता है, शादी के बाद मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था, जिठानी कैसे मिलेगी। और मुझे डर था मेरी देवरानी मुझे सास समझकर मुझसे दूरी ना बना ले। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ती है। लेकिन अच्छा हुआ हमें देवरानी जिठानी का रिश्ता नहीं, बहनों जैसा रिश्ता मिल गया। सच कहूं तो घर के काम आधे नहीं, मुश्किलें भी आधी हो जाती है जब साथ देने वाला कोई अपना हो तो। अभी तू ना होती तो अकेले बैठकर मैं कपड़े तय कर रही होती। कपड़े तब भी तय हो जाते पर मन को शांति नहीं मिलती। एक साथी तो होना चाहिए जिसे मन तन की बात कर सके आदमी। तभी सौम्या घड़ी देखती है। अरे 1 बज गया दीदी, आज जल्दी जल्दी सब निपटा लेते हैं। एक तो रोज बजता है, आज क्यों हड़बड़ा रही है तू? आज कोई खास प्लान है क्या? हाँ, आज मेरी किटी है ना, मेरी ही किटी उठी है, पूरे 60,000 घर पर आने वाले हैं, तो इस बार तो मैं चाहती हूँ हम दोनों साथ चले। अरे नहीं बाबा नहीं, तेरी फ्रेंड्स के बीच में मैं क्या करूंगी, बड़ी एडवांस है सारी। दोपहर के 2 बजे सौम्या और बिंदिया घर में साथ में बैठकर छोटे मोटे काम निपटा रही होती है। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। दीदी आज तो जल्दी जल्दी सब खत्म कर लेते हैं, वरना फिर आखिरी वक्त पर भागदौड़ शुरू हो जाती है। अच्छा तो क्या ड्रेस पहन लूं मैं? तू भी ना सौम्या, किटी के नाम पर सुबह से ऐसे बावली हुई पड़ी है मानो 60,000 नहीं 60 लाख की किटी उठी हो तेरी। 60 लाख नहीं, 60 करोड़ की जिठानी जो मेरे साथ जा रही है तो एक्साइटमेंट तो होगी ना, और थोड़ी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। तभी विमला वहां आती है और दोनों को साथ काम करता देखकर मुस्कुरा देती है। घर की बहुओं की हंसी सुनकर लग रहा है जैसे घर में कोई त्योहार है। त्योहार होता तो हम बाहर थोड़ी ना जाते माँ जी, त्योहार नहीं है, बस आज काम जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। काम तो रोज होता रहेगा बेटा, लेकिन घर में ऐसा अपनापन रोज रोज नहीं मिलता। तभी विपुल वहां से गुजरता है। माँ आप भी ना इन दोनों की तारीफ मत किया करो, वरना दोनों मिलकर हमें ही काम पर लगा देंगे। क्यों? अभी घर के काम में हाथ बटा दोगे तो हाथ टूट जाएगा क्या? अरे बातों में टाइम निकल गया, चल ना छोटी, बाकी काम भी खत्म कर लेते हैं। जाओ बेटा तुम दोनों आराम से तैयार हो जाओ, आज किटी में भी तो जाना है ना, और हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, बाकी का काम कर दूंगी मैं। परफेक्ट फैमिली की परफेक्ट सासू माँ ने जब सारा काम अपने सर ले लिया था तो बिंदिया और सौम्या को फिक्र करने की जरूरत ही क्या थी। दोनों तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकल जाती हैं। टेबल पर स्नैक्स, चाय और सब औरतें तैयार होकर बैठी हुई थी। तब बिंदिया और सौम्या के साथ में एंट्री होती है। वाह, सौम्या गेस्ट को लेकर आई है। बस याद रखना सौम्या, प्राइज गेस्ट को नहीं मिलता, किटी मेंबर्स को ही मिलेगा। और मैं वक्त पर आ गई थी तो 50 रुपये मेरी पंक्चुअलिटी को दे दो। कैसे लोग हैं ये, आते हुए को हाय हेलो भी नहीं किया और पैसे की बात करने लग गए। बिंदिया सौम्या की बाकी सारी सहेलियों को ज्वाइन करती है और गेम्स शुरू हो जाते हैं और साथ में गपशप भी। ये नया पर्स लिया है क्या? बड़ा महंगा लग रहा है। अरे महंगा क्या, पिछले हफ्ते मॉल में देखा था मैंने, मॉल वाले 300 रुपये पर डे पर रेंट पर दे रहा है। क्या पल्लवी, मतलब हजारों के बैग को तू रेंट पर ले आई, ये भी अच्छा है। दीदी यहाँ चाय से पहले लोगों की चीजों का हिसाब शुरू हो जाता है, ये नॉर्मल है। चुप, सुनने देना, मुझे मजा आ रहा है। अब मैं समझी किटी वाले दिन तो इतनी एक्साइटेड कैसे रहती है। तभी बात पर्स से कपड़ों पर और वहां से प्रॉपर्टी पर आ जाती है। वैसे इस बार मिसेस शर्मा के घर का इंटीरियर देखा, बहुत मॉडर्न बना लिया है। हाँ, अब तो लोग घर भी ऐसे बनाते हैं, बाहर से पता चल जाए कि अंदर कितना पैसे लगा है। कुछ ज्यादा पैसे आ गए मिसेस शर्मा के पास, तभी तो हमारी किटी में आना ही छोड़ दिया, बस पैसे भिजवा देती है। वैसे तुम्हारे घर का क्या प्लान है रीना? सुना है कुछ नया सोच रहे हो तुम लोग? नहीं, मेरे तो अगर अच्छा बन जाए तुम्हारा घर तो फिर तुम्हारे घर पर ही किटी कर लेंगे। ऐसे मेरी कुछ हाई क्लास फ्रेंड्स है, वो भी ज्वाइन करना चाहती है हाउस किटी। बिंदिया और सौम्या एक दूसरे को देखती है। आजकल घर ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी रुकती ही लोग बोले वाओ क्या घर है। मेरा घर तो बन जाएगा। वैसे सौम्या तुमने क्या सोचा, इस 4 दीवारी वाले पैक घर में रहना है या फिर आजकल जो वो ग्लास वॉल्स चल रहे हैं वो? सही कहा, अब सिर्फ अंदर से अच्छा होना काफी नहीं है, बाहर का एक्सटीरियर भी तो स्टेटस दिखाता है। बिंदिया हल्की मुस्कान देती है लेकिन सोच में पड़ जाती है। घर तो ठीक है अपना, लेकिन क्या सच में बाहर से भी उतना ही खास होना चाहिए? मन में ये सवाल लेकर बिंदिया सौम्या के साथ घर वापस आती है। बाहर से दोनों हंसते हुए अंदर आती है, लेकिन बिंदिया के चेहरे पर कहीं न कहीं सोच दिखाई दे रही थी। दीदी आज तो मजा आ गया, लेकिन मानना पड़ेगा कुछ लोगों को दूसरों की चीजों की जानकारी रखने में बहुत दिलचस्पी होती है, नहीं? हाँ, पर एक बात सही भी तो बोल गई ना तुम्हारी सहेलियां,
घर सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी तो अपनी पहचान दिखाता है। ओहो, तो आपके दिमाग में ये सब चल रहा है? बिंदिया कुछ नहीं बोलती, बस अपने घर के बाहर की तरफ देखती है। घर तो अपना है, इतने सालों से सबने प्यार से बनाया है। बस अगर इसका बाहर वाला हिस्सा थोड़ा बदल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसा लगे कि घर भी मुस्कुरा रहा है। रात को गिरीश के घर आती ही बिंदिया उसे इस बारे में बात करती है। एक बात बोलूं, हंसना मत। तुम जब ऐसा बोलती हो ना तब लगता है कुछ बड़ा खर्चा आने वाला है। आई एम सीरियस। आज किटी में सब घर के एक्सटीरियर की बात कर रहे थे। सोच रही थी हमारा घर भी थोड़ा नया लुक ले ले तो। मतलब पूरा नहीं बदलना, बस थोड़ा पेंट, कुछ डिजाइन, बाहर की लाइट्स, घर और सुंदर लगने लगेगा। इधर बिंदिया ने बात छेड़ दी थी तो उधर सौम्या कैसे चुप रहती। आज दीदी के दिमाग में ना एक नया आइडिया आया है। क्या? घर का एक्सटीरियर बदलने का। अचानक? अचानक नहीं, बस उन्हें लगा कि हमारा घर भी थोड़ा और खूबसूरत हो सकता है। अगर हमारा घर बाहर से भी देखने में अच्छा लगेगा तो एलिट क्लास औरतें हमारे घर पर हाउस किटी करने आएंगी, और जब अमीर लोगों की संगति होती है ना तो बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज आते हैं। अब विपुल और गिरीश के जरिए दोनों देवरानी जिठानी अपनी बात घर के सास ससुर तक पहुंचा देती है। सोच तो बुरी नहीं है बहू तुम्हारी, पर बाहर से घर जितना अच्छा लगेगा लोगों की नजर उतनी ही पड़ेगी। हमें बाहर थोड़ी ना रहना है, हमें तो अंदर रहना है। इनका शुरू से ना यही है बहू, क्या करेगी। मेरे ससुर जी तो घर को बाहर से पेंट भी नहीं करने देते थे कि लोगों की आंखों में ज्यादा चुभे ना। पर देखे गिरीश के पापा, अब वक्त बदल गया है। अब ये हमारा घर नहीं है, बहुओं का नंबर आ गया है, सजाने दीजिए उन्हें अपने हिसाब से। हाँ पापा जी, और हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे घर के पीछे का हिस्सा मेन रोड को कवर करता है। अगर उस तरफ एक बालकनी बन जाएगी और सुंदर सा डिजाइन हो जाएगा तो हम उस तरफ से भी बाहर का नजारा दिख पाएंगे। दोनों तरफ से घर हमारा फ्रंट का होगा। ठीक है भैया, अब चारों दीवार खुलवा मत देना, पता चला छत मेरे ऊपर आ गई। घर के आगे के हिस्से को सुधारने का काम बिंदिया अपने सर पर ले लेती है और पीछे का हिस्सा सौम्या देखने लगती है। आपकी मर्जी के आगे मैंने हाथ तो कर दी बहुओं को, पर मौसम देख रही हैं आप, हर 2 दिन में बारिश पड़ जा रही है। ऐसे में काम शुरू होगा, घर के बाहर मिट्टी बालू डलेगा तो बारिश से सारा बालू तो वहीं बह जाएगा, कहीं पैसे की बर्बादी ना आ जाए। यह बात तो आपको उस वक्त खाने की टेबल पर कहनी चाहिए थी ना, मैंने थोड़ी ना इस बारे में सोचा था। कोई इसके पहले ना नुकुर करे, बिंदिया सौम्या लेबर को बुलवाकर काम शुरू भी करवा देती है। सुबह सुबह घर के बाहर हथौड़ों की ठक ठक और मशीनों की धर धर शुरू हो गई थी। सामने और पीछे की दीवारें तोड़ी जा रही थी। रसोई में दोनों बहुएं सुबह 8 बजे से लगी हुई थी। भाभी जल्दी कीजिए, अभी मजदूर दीवार तोड़ेंगे, फिर रसोई में इतनी धूल आएगी कि दाल में तड़का कम और सीमेंट ज्यादा मिलेगा। अरे मैंने तो दोपहर तक का खाना बना दिया है, तू देर से आई है। तभी विमला किचन में आती है। अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मेरे दोनों बहुएं इतनी सुबह सुबह रसोई में। मम्मी जी, आज अगर देर कर देते तो रोटी बेलने के साथ साथ ईंट भी बेलनी पड़ती। इतने में बाहर से पड़ोसन कमला झांकती हुई आती है। अरे विमला, सुना है पूरा घर तुड़वा रही हो, महल बनवाना है क्या? हाँ वही समझ ले। ये सही है, काम से छुट्टी लेने का रास्ता अच्छा निकाला है बहुओं ने। छुट्टी? कैसे छुट्टी आंटी जी? अभी 8 बजे ही हमने दोपहर तक का खाना बनाकर रख दिया है, बर्तन भी धो दिए। धूल आने के बाद तो चम्मच भी पहचान में नहीं आएगा, तो छुट्टी नहीं हुई है, काम बढ़ा है। बहुएं समझदार है विमला तेरी, हमारे घर काम चलता है तो मेरी बहुएं तो बाहर से खाना मंगाकर खर्च और बढ़ा देती हैं। तभी बाहर से जोरदार आवाज आती है, धड़ाम। सब भागकर बाहर आते हैं। ओ, सामने वाली पूरी दीवार गिर गई। अरे बाप रे, अब तो पूरा घर पड़ोसियों को फ्री में दिखेगा। कोई बात नहीं आंटी, जब तक नई दीवार नहीं बनती आप लोग टिकट लेकर दर्शन कर लीजिए। अगली सुबह ठेकेदार छाती चौड़ी करके नक्शा हाथ में लिए खड़ा था। अरे बाबा जी, आप लोग ना बेकार की चिंता कर रही हैं, 2 दिन का काम है, बस रात भर भी मजदूर लगा दूंगा, देखते देखते नया एक्सटीरियर खड़ा हो जाएगा। सच कह रहे हैं आप, बारिश आ जाएगी। लेकिन कौन कह रहा है? पड़ोस वाले। अरे मैं मौसम रिपोर्ट देख कर आया हूँ, पूरे 1 महीने तक बारिश का नामो निशान नहीं है। आपने तो काम करवाने का एकदम परफेक्ट टाइम चुना है। देखिए ऊपर आसमान, एक भी बादल दिख रहा है क्या? उसी समय छपा कुछ पानी की बूंदे ठेकेदार के माथे पर गिरती है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। अरे मेरी चुन्नी, मेरे पापड़ दीदी।
आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अगले ही पल गड़गड़ धड़ाम बिजली चमकती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मजदूर ईंटें छोड़कर भागते हैं और पूरे आंगन में पानी भर जाता है। ठेकेदार सिर खुजलाते हुए बस इतना बोल पाता है, काम तो 2 दिन का ही है। हाँ, लेकिन अब कौन से महीने के 2 दिन ये भी बता दीजिए। ठेकेदार दोनों दीवारों को प्लास्टिक से कवर करने लगता है। विमला अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद बारिश का पानी सीधे सामने वाली खुली दीवार से अंदर आता देखकर सौम्या चीखती है, मम्मी जी जल्दी इधर आइए। अरे क्या हुआ, बहू गिर गई क्या? लगता है ड्राइंग रूम ने खुद को वाटर पार्क घोषित कर दिया है। ये देखिए, सारा पानी यहाँ जमा हो रहा है। मैं पहले ही कहती थी कि जमीन को टेढ़ा नहीं बनाना चाहिए था। अब सामने से आता सारा पानी यहीं जमा होगा। पानी तो सोफे तक पहुंच चुका है। मम्मी जी, अब गिरीश इस सोफा सेट को बड़े मन से लेकर आए थे। अगर उन्हें पता चलेगा इस बारे में तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कल तक मेहमान यहाँ बैठते थे, आज मछलियां बैठेंगी। अरे जाओ, अब मेरा मुंह मत देखो। मोटे प्लास्टिक लेकर आओ, सोफे को ढको। कुछ देर बाद बारिश हल्की होने लगती है। कमरे से सारा पानी बाहर निकाला जाता है, सोफे को ढका जाता है और तब जाकर घर की तीनों औरतों को 2 रोटी खाने नसीब होती है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। तुम दोनों को उसी वक्त मना कर देना चाहिए था मुझे। अरे जरूरत क्या थी बने हुए घर को तोड़कर फिर से बनाने की। एक्स्ट्रा एक्सटीरियर बनाने का काम लगा है। मुझे लग रहा है कहीं हम लोगों को घर से एक्सटीरियर ना होना पड़े। गलती से कभी कभी ना बारिश हो जाती है। अब देखिए, भगवान से भी तो गलती हो सकती है ना आंटी जी। अब फिक्र मत कीजिए, ये आखिरी बारिश थी। अब कोई बारिश नहीं आएगी, ना कोई तूफान आएगा। वैसे भी दोनों तरफ प्लास्टिक लगा दिया है हमने। 2-4 बूंदे बारिश की पड़ी भी तो अंदर पानी नहीं आएगा। मेरे लेबर रुकने वाले नहीं है। मैंने उनसे कह दिया है, बारिश आए या आंधी तूफान, काम होता रहना चाहिए। वैसे अगर आप लोगों का खाना हो जाए तो जरा 8 कप चाय बाहर भिजवा दीजिएगा। मजदूर भी तो सुबह से काम कर रहे हैं ना। शाम के 5 बजे बिंदिया रसोई में चाय बनाने जाती है कि फिर से तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और प्लास्टिक को उड़ाता हुआ तूफान बारिश के पानी के अंदर आने का रास्ता बना देता है। अरे बहू, रसोई में पानी आ रहा है, गैस बचा। गैस तो बच जाएगी मम्मी जी, पहले आलू बचाइए। 2 तैरते हुए बाहर निकल गया, ऐसे तो सारा राशन बह जाएगा। अपने एक हाथ में करछी और दूसरे हाथ में चिमटा लिए किसी चप्पू की तरह पानी को पीछे कर खुद को आगे धकेलती हुई बिंदिया रसोई से बाहर आती है। अब क्या करें मम्मी जी, पूरा घर पानी पानी हो गया है। रात को सुभाष और उसके बेटे घर पहुंचते हैं और घर की ऐसी हालत देखकर पसीने पसीने हो जाते हैं। पापा ये क्या, ना आगे दीवार है ना पीछे दीवार और चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी में देखिए किस तरह हमारा घर तैर रहा है। ये तो चलता फिरता स्विमिंग पूल बन गया। अरे घर की चीजें बाहर ना चली जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भैया, इसलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे रहते कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अंदर जाइए। आंटी जी और बाकी लेडीज कमरे में आप भी जाइए सीधा सीधा। गिरीश, विपुल और सुभाष कमरे में जाते हैं और देखते हैं विमला अपनी दोनों बहुओं के साथ रेनकोट पहने बिस्तर के ऊपर बैठी हुई है। आ गए आप लोग? वहां टेबल के ऊपर 3 रेनकोट है, पहन लीजिए। फिर छतरी लेकर यहाँ बिस्तर पर बैठकर खाना खा लीजिए। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम लोगों को, कभी माफ नहीं करूंगा। तभी कमला छाता लेकर अंदर का माहौल देखने आती है। अरे वाह, नया एक्सटीरियर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। दिख तो रहा है, सामने से घर, पीछे से नहर। अच्छा चुना लगा है तेरा। ठेकेदार अपनी बात पर था। उसके लोग काम तो कर रहे थे, पर बारिश ऐसी थी कि घर के अंदर आने का रास्ता बना ही ले रही थी। ऐसे में पूरा परिवार किसी तरह सोने की कोशिश कर रहा था। ऐसे नहीं चलेगा भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही थी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, फिर लग जाते हैं काम पर। सौम्या ठेकेदार को पैसे देकर सभी वर्कर्स के लिए रेनकोट मंगवाती है। भैया, मुझे बालू के बचे हुए बोरे चाहिए होंगे। बचे बोरे बचने की बात कहाँ आ गई? अभी तो काम शुरू होगा ना दीदी। तो बालू को तो बचाना है ना, तो उन्हें प्लास्टिक के बोरों में डालना होगा जिससे पानी उन्हें भीगो ना सके। फिर उन बोरी से हम घर के अंदर आ रहे बारिश के पानी का रास्ता बदल देंगे, तो घर के अंदर तो कम से कम पानी नहीं आएगा और बाहर आप लोग रेनकोट पहनकर काम कर सकेंगे। और जरूरत के हिसाब से 1-1 बोरी बालू लेते रहेंगे। भगवान ने चाहा तो बारिश फिर ऐसे ही बंद भी हो जाएगी। रात भर बारिश होती रहती है। घर में सब परेशान थे। सुबह सब देखते हैं सामने और पीछे से पानी घर की तरफ आ रहा है। बस अब तो घर में नाव चलनी बाकी है। तभी बिंदिया और सौम्या बाहर आती है। मम्मी जी, रात में हम दोनों ने कुछ इंतजाम किया था। सब बाहर जाते हैं। पता चलता है दोनों बहुओं ने मजदूरों से रेत की बोरियां लगवाकर पानी का रास्ता मोड़ दिया है। ऊपर बड़े प्लास्टिक को भी ठीक से बंधवा दिया है, जिससे घर के अंदर एक बूंद पानी नहीं आता। अरे ये किसने किया? हमने आंटी जी।
वैसे ये यूट्यूब नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किया है। रात को रोने से अच्छा था कुछ कर ही लेते, तो कर दिया। अरे वाह, ये आइडिया किसका था? जिन बहुओं को लोग सिर्फ साड़ी और गहनों से नापते हैं, उन्हीं का, मेरी बहुओं का। जीवन में सिर्फ एक ही गलती हुई है इनसे, बारिश के मौसम में किसी ठेकेदार को काम दे दिया, बाकी सब में मेरी बहुएं बहुत अच्छी है। आधे से आधे दाम पर बारिश की सीजन होने के कारण विपुल को लेबर मिल गए थे। घर के आगे प्लास्टिक की टेम्पररी छत डालकर काम फिर से शुरू हो जाता है और 4 दिन के अंदर ही अंदर घर के आगे और पीछे के वॉल्स का काम भी कर दिया जाता है। इतने कम पैसे में इतना अच्छा काम, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कितना सुंदर लग रहा है ना घर मम्मी, मुझे तो अब घर से काम पर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। शुरुआत में दिक्कत हुई, मुझे तो लगा ये काम बंद हो जाएगा, सारी मिट्टी बारिश के कारण कीचड़ बन जाएगी और सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पर बहू ने किसी तरह सब अच्छे से संभाल दिया। शाबाश बहू। सुबह के 8 बज रहे हैं। नंदिनी अपनी किचन में काम कर रही है। आज रात को मेरे दीदी जीजा जी आ रहे हैं दिल्ली से, कल सुबह तक रुकेंगे। नंदिनी, खाने में कुछ अच्छा बना देना। अरे वाह, बताया तो अभी, और मेहमान आएंगे आज रात। मैं क्या जादू करनी हूँ, अभी से बना दूं? कल बता तो दिया था। कल कल तो मैं ना बहुत थकी हुई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। बहू, थकान तो तब होती है जब काम किया हो। ये सास भी ना, हर बात में टोकना है। लेकिन अगर दीदी जीजा जी आएंगे तो खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, बिस्तर लगाने पड़ेंगे, इतना सारा काम। नहीं भाई, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। सोच नंदिनी को सोच। नंदिनी हॉल में जाती है और तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। आ गया आइडिया। वाह नंदिनी, यू आर जीनियस। तभी नंदिनी अपना फोन उठाती है और हेलो। हाँ माँ, क्या? अरे माँ, क्या हो गया? आप गिर गई, पैर में मोच। अरे भगवान, माँ रोइए मत, मैं आ रही हूँ अभी। नंदिनी हड़बड़ाहट में फोन रखती है कि तभी अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों हड़बड़ा रही हो? अरे मम्मी जी, सुमित, माँ गिर गई है, पैर में चोट लगी है, मुझे भी जाना होगा। अरे सब ठीक तो है, कोई घबराने वाली बात है तो मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, कल दीदी जीजा जी भी तो आने वाले हैं ना, तो तुम प्लीज उनको देख लेना। हाँ हाँ जाओ, हर बार का यही नाटक है, और मेरी बेटी दामाद के आने से पहले तो यही होना था। प्रमीला देवी नंदिनी को ताना मारती है, लेकिन नंदिनी उनकी कोई भी बात सुने बिना अपना बैग उठाती है और तेजी से बाहर निकलकर ऑटो में बैठ जाती है। थैंक गॉड, बच गई। दीदी जीजा जी की सेवा, खाना पानी, बर्तन, अब सब करेगी मम्मी जी और उनका राजा बेटा। और मैं मैं तो मायके में आराम करूंगी, माँ के हाथ की दाल, भाभी का प्यार, जिंदगी मस्त है। अरे ऑटो वाले भैया, जरा जल्दी चलाओ, मायके जा रही हूँ। मायके जाने की इतनी जल्दी मैम साहब, मेहमान आने वाले हैं क्या घर में? अरे वाह भैया, तुम तो ज्योतिषी निकले। खैर जल्दी चलाओ। इधर नंदिनी अपने मायके आने को उतावली हो रही थी, वहीं नंदिनी के मायके में उसकी भाभी काव्या किचन में है और माँ सावित्री देवी बाहर सोफे पर बैठी चाय पी रही है। मम्मी जी, आज शाम को हल्का खाना बनाते हैं, भेलपूरी, गोलगप्पे, क्या बोलती हैं? हाँ बहू, बिल्कुल। रोज रोज भारी खाना कहाँ पचता है, लेकिन आयुष से पूछ लेना। अरे मम्मी जी, आयुष को तो बस खाना चाहिए, चाहे कुछ भी बना कर दे दो, वो कभी मना नहीं करते। दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस रही होती है कि तभी दरवाजे पर अचानक से भागती हुई नंदिनी घर में घुसती है। अरे माँ, कहाँ हो भाभी? अरे कोई है, देखो तो जरा कौन आया है। हे भगवान, फिर आ गई, अभी तो 3 दिन पहले ही गई थी। अब नंद घर पर आए और भाभी न मुस्कुराए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो काव्य भी मुस्कुराते हुए बाहर आती है। अरे दीदी आप, अभी तो। हाँ आ गई, क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं दीदी, आपका तो अपना घर है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। मम्मी जी देखिए, नंदिनी दीदी आई हैं। बेटा सब ठीक है? कैसे आना हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, घर में अकेली थी तो सोचा चली आऊं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही किया। अरे काव्या बेटा, नंदिनी के लिए जरा चाय नाश्ता बना कर ले आओ। तबीयत खराब थी और बैग भर के आ गई, और चेहरा देखो कितना ताजा है। हाँ मम्मी जी, लेकर आ रही हूँ। ससुराल में काम से बचकर आई नंदिनी मायके में आराम से सोफे पर बैठ जाती है, पाँव ऊपर रखती है। भाभी क्या बना रही थी, भेलपुरी?
अरे नहीं, मैं आई हूँ तो थोड़ा कुछ अच्छा बनाओ ना, जैसे शाही पनीर, बटर नान, दाल मखनी। लेकिन दीदी आज तो हमने सोचा था हल्का-फुल्का ही। हल्का? भाभी, अब आपकी ननद अपने मायके से आई है और आप उसे भेलपूरी और गोलगप्पे में निपटाओगी। अरे दाल मखनी तो बना ही दो, मुझे आपके हाथ की बहुत पसंद है। बहू बना दो, बेटी आई है। हल्का खाना गया भाड़ में, अब तो अपनी ननद जी के लिए गर्मी में भट्टी पर फूकना ही पड़ेगा। अब काव्य की हालत मरता क्या ना करता जैसी तो हो ही गई थी। तो काव्य किचन में जाती है और नंदिनी वो तो मजे से पंखे के नीचे लेट जाती है। भाभी सुनो, अरे भाभी एक काम करना, कल सुबह के नाश्ते में पोहा बना देना, ठंडाई भी साथ में। जी दीदी। और हाँ, घर में आम है ना, मुझे आम का पन्ना भी पीना है। और कुछ कहो तो पाव भी दबा दूं। ऐसा लगता है कि ससुराल में कभी कुछ खाने को ही नहीं मिलता, भुक्कड़ आलसी कहेंगी। अब तो नंदिनी 2 दिन आराम से मायके में मौज करके फिर अपने ससुराल पहुंचती है। और उसके 1 हफ्ते बाद, नंदिनी तुमने घर का किराया भरा या नहीं? मैंने 3 बार बोला था। मैं भूल गई, हर काम मैं करूं, तुम हो किस लिए? लेकिन मैंने पैसे तो तुम्हारे हाथ में दिए थे। तुम हमेशा मुझ पर ही चिल्लाते हो, कभी प्यार से बोला है? मुझे इस घर में रहना भी नहीं है, जब देखो तब किट 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 किट। नंदिनी बाहर आती है, फोन उठाती है और एक परफेक्ट बहाने के साथ अपनी भाभी को फोन लगाती है। हाँ हेलो भाभी। हाँ नहीं, बस सुमित ने आज मुझे बहुत कुछ बोला, मेरा मन बहुत खराब है, मैं थोड़े दिन आना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे नंदिनी बेटा, ऐसी छोटी मोटी बातें तो मियाँ बीवी में होती रहती है, अब तुम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए जाओगी, अच्छा नहीं लगता बेटा, अपनी इज्जत कम हो जाती है। हाँ हाँ, आप तो अपने बेटे की तरफदारी करोगे ही ना, मुझे तो रहना ही नहीं है, अब तो मैं कुछ दिन के लिए मायके ही रह कर आऊंगी। हाँ भाई, परफेक्ट मौका जो मिल गया मायके जाने का। वैसे बेटा, मौके पर चौका कैसे मारा जाता है, कोई तुझसे सीखे। हाँ हाँ, जैसा बेटा वैसी माँ। आप दोनों तो मुझे सुखी देखना ही नहीं चाहते हो, इसलिए तो अब तो मैं मायके ही जाकर रहूंगी। नंदिनी गुस्से में अपने कमरे में जाती है, कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद कर लेती है। चलो, इस बहाने 3-4 दिन की छुट्टी मिलेगी। वाह, नंदिनी क्या दिमाग पाया है। नंदिनी अपना बैग उठाती है और हमेशा की तरह पहुंच जाती है। लेकिन इस बार काव्या उसे देखकर परेशान होने के साथ हैरान भी हो जाती है। दीदी, आंखें लाल है, रोई थी क्या? हाँ भाभी, बताया था ना आपको, ये सुमित और उसकी माँ, दोनों माँ बेटे मिलकर बात बात में मुझ पर चढ़ जाते हैं। अब एक माई का ही तो सहारा है मेरा, वहां ना जाऊं तो कहाँ जाऊं, बहुत तकलीफ है। अरे दीदी आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। काव्या पानी लाती है। नंदिनी 1 घंटे बाद सो जाती है। उसे सोता हुआ देखकर, ये जो बहुत तकलीफ है ना इनको, इसी तकलीफ में ये घंटे भर में खर्राटे लेने लगती है, नौटंकी कहेंगी। दिन भर सुकून से सोने के बाद शाम को नंदिनी उठती है। भाभी चलो मार्केट चलते हैं, मुझे नई चूड़ियां लेनी है। लेकिन दीदी, अभी 3 घंटे पहले आप तो। अरे भाभी, वो तो ताजी हवा से मन ठीक हो जाता है, चलो। वाह भाई, इनका बढ़िया है, बहुत तकलीफ वाली 3 घंटे में ठीक हो गई और शॉपिंग के लिए भी तैयार हो गई। काव्य को मजबूरी में नंदिनी के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। इसी तरह नंदिनी हर 2 दिन बाद किसी न किसी बहाने से अपने मायके आ जाती है, ताकि उसे ससुराल में काम न करना पड़े। लेकिन मायके आकर वो अपनी भाभी पर पूरा हुक्म चलाती थी। ऐसे ही 4 दिन बाद नंदिनी फिर से मायके आती है और इस बार काव्या आलू के चिप्स बना रही है। ओह, चिप्स बना रही हो भाभी? अच्छा एक काम करना, मेरे लिए भी 20 किलो आलू की चिप्स बना देना, ससुराल ले जाऊंगी। अरे दीदी, आपका भाई। अरे अभी तो आई हूँ, आपने सुना ना, 20 किलो चिप्स मेरे लिए भी बना देना। अरे दीदी 20 किलो, लेकिन आप तो महीने में 10 बार हमारे यहाँ आती है, तो चिप्स खाएगा कौन? भाभी, आप क्या अब मेरा मायके आना भी गिनती रहोगी? अपना दिमाग कम चलाया करो, 20 किलो चिप्स बना देना मेरे लिए। अरे नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं अचार के लिए कैरी ला कर रख रही थी और वो बनाकर फिर आपके चिप्स बना दूंगी। अच्छा, अचार भी डाल रही हो आप? एक काम करना फिर, मेरे लिए 10 किलो कैरी का अचार डाल दो और 2 लहसुन का और 1 किलो सैथी का डाल देना। 13 किलो अचार, मैं काव्य हूँ या अचार फैक्ट्री? और भाभी, पापड़ भी बनाने थे ना, मेरे लिए भी थोड़े बना देना, बस 40-50 पापड़ ही। 40-50? हाँ वो क्या है ना, ससुराल में सास को बहुत पसंद है,
अच्छा, ये क्या बात हुई? इनकी सास को पसंद है और काम मैं करूं? वाह! इसी तरह हर बार वो अपने मायके आती है और मायके में आकर अपनी भाभी के ऊपर खूब हुक्म चलाती है। एक तरफ उसके ससुराल वाले बार बार उसके मायके जाने से परेशान थे और वहीं मायके वाले उसके बार बार मायके से आने से। इसी तरह एक महीने बाद रक्षाबंधन आने वाला था। तभी नंदिनी की सास उसे कहती है, अरे नंदिनी बेटा, इस बार रक्षाबंधन हम यहीं बनाएंगे। सब रिश्तेदार आएंगे तो तुम पहले ही तैयारी कर लेना। ओह नहीं, मतलब त्योहार वाले दिन पूरे परिवार का खाना बनाओ, सजावट करो, सबकी सेवा करो। ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। क्या हुआ बहू, कर लोगी ना? सुमित भी मदद करेगा। तुम दोनों मिलके सब संभाल लेना। माँ जी, भैया ने बुलाया है, बोल रहे हैं रक्षाबंधन पर आना जरूरी है, वो बहुत याद कर रहे हैं। अरे वाह! पिछले महीने भी 10 बार गई थी तुम मायके। कभी तुम्हारी माँ बीमार हो जाती है, कभी तुम गायब हो जाती हो, तो कभी तुम्हारे अड़ोसी-पड़ोसी। अब क्या सभी का ठेका तुमने ले रखा है? अरे नहीं माँ जी, भाई-बहन का रिश्ता होता है, आप समझती नहीं है क्या? वैसे भी भाभी की तबीयत काफ़ी खराब रहती है। माँ बता रही थी कि वो कोई काम नहीं कर पा रही हैं, तो रक्षाबंधन वाले दिन मैं वहीं चली जाती हूँ, माँ की मदद भी हो जाएगी। अगले दिन सुबह नंदिनी अपनी भाभी की तबीयत खराब का बहाना लगाकर फिर से मायके चली जाती है। जब भी घर में काम हो, ये भाग जाती है। इसकी बुद्धि ठिकाने लगाने का वक्त आ ही गया है। एक तरफ नंदिनी की सास नंदिनी की हरकतों से बहुत दुखी हो चुकी थी। वहीं नंदिनी के मायके में उसकी भाभी काव्या कपड़े इस्त्री कर रही है। नंदिनी आराम से बैठी मोबाइल देख रही है। भाभी, वो नीली साड़ी भी इस्त्री कर देना, कल रक्षाबंधन में पहननी है। जी दीदी। और भाभी, बालों में तेल लगा दो ना, इतने दिनों से लगाया ही नहीं। दीदी मैं अभी इस्त्री कर रही हूँ, तेल तो आप खुद भी लगा सकती हो ना। प्लीज भाभी, आपके हाथ की मालिश बहुत अच्छी होती है। अब अपने ससुराल में नंद की बात टालना, इससे बड़ा गुनाह तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो काव्य बेचारी तेल लेकर आती है। बाहू तुम्हारी बहन जैसी ही है, अगर थोड़ा सा कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। हाँ माँ जी, ये मेरी बहन जैसी है और मैं इनकी नौकरानी जैसी हूँ। भाभी, अच्छा एक बात बोलूं, माँ और आपके बीच सब ठीक तो है ना? माँ तो कभी कभी ऐसे बोल देती है। क्या बोलती है? वो बोल रही थी कि काव्य को खाना बनाना नहीं आता, रोज वही दाल रोटी। मम्मी जी तो ऐसा कह ही नहीं सकती, अब तो हद हो गई है। ये अभी सास बहू में फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, माँ जी ऐसे बोलती है? चलो ठीक है दीदी, मैं उनसे बात करूंगी। नंदिनी तेल लगवाकर सो जाती है और काव्य सीधे सावित्री देवी के पास जाती है। मम्मी जी, दीदी बोल रही थी कि आप खाने के बारे में कुछ बोल रही थी। मैंने मैंने तो कुछ नहीं बोला। नंदिनी ये क्या बोल रही है? समझ गई मम्मी जी। बहू ये हमेशा तो ऐसे ही करती है, इसका क्या ही कर सकते हैं। काव्या और सावित्री दोनों नंदिनी की नौटंकियां समझ जाती हैं, लेकिन वो नंदिनी से कुछ नहीं कह पाती। एक दिन काव्या बाजार में सब्जी ले रही है। अचानक सामने से, अरे भाभी जी आप यहाँ? जी जीजा जी, सब्जी लेने आई थी। आप? बस यूं ही भाभी जी, नंदिनी की तबीयत अब कैसी है, वो ठीक तो हो गई? तबीयत? कौन सी तबीयत? अरे वो उसी ने बताया था कि आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, उठा भी नहीं जा रहा आपसे, इसलिए तो आई थी माँ जी के पास रहने। जीजा जी, मेरी तबीयत? हाँ, नंदिनी ने बोला था। जीजा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जरा थकान थी। सुमित चला जाता है, तभी काव्य रास्ते में सोचते हुए, तो अब मेरी तबीयत खराब होती है ससुराल में भागने के लिए। ठीक है दीदी, अब खेल शुरू होता है। घर जाकर काव्य सीधे सावित्री देवी के पास जाती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बैठिए। काव्य अपनी सास को सुमित की बताई हुई सारी बातें बताती है। सुमित से मुलाकात, मेरी तबीयत खराब वाला बहाना, बार बार मायके आना, हर कोई ना कोई नया झूठ और काव्य की बातें सुनकर, बहू ये मेरी बेटी है, मुझे पता है इसकी आदत है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे जिम्मेदारी का मतलब सिखाया जाए। मम्मी जी, मैंने एक प्लान सोचा है। बोलो बहू, मैं तैयार हूँ। अगली सुबह नंदिनी चाय पी रही है। दीदी, आप आई हुई है ना? अच्छा हुआ, मुझे घर के सारे पर्दे धोने थे, आज मिलकर कर लेते हैं। पर्दे? अरे भाभी आज? हाँ हाँ दीदी, अकेले तो बहुत मुश्किल है, आप हो तो आसान होगा। नंदिनी उठती है, अनमने मन से पर्दे उतारने लगती है। कौन सा मायका है ये यहाँ, जहाँ काम करने पड़ रहे हैं। पर्दे धोते धोते नंदिनी थक जाती है और परेशान होकर, भाभी बस करो, बहुत थक गई हूँ। हाँ दीदी, बस एक आखिरी वाला।
2 दिन और गुजरते हैं और 2 दिन बाद, दीदी मुझे मंगूड़ी बनानी थी, आप मेरे साथ चलोगी? अरे भाभी मुझे पीठ में दर्द है। बेटा नंदनी जाओ, बहू के साथ बैठी रहोगी तो और दर्द बढ़ता चला जाएगा, चलते रहो। माँ भी भाभी की तरफ हो गई। मजबूरन नंदनी जाती है, 3 घंटे मंगोड़ी बनाती है। भाभी कितना बनाना है? बस थोड़ा और। आपकी सास को पसंद है ना, उनके लिए भी बना दो। मेरी अपनी सास के लिए मैं यहाँ काम करूं? उसी दिन नंदिनी चिढ़कर अपने ससुराल चली जाती है और इस बार नंदिनी के ससुराल में पड़ोसन के घर किटी पार्टी है। नंदिनी, आज किटी पार्टी है, घर में कुछ बनाना पड़ेगा, मेहमान आएंगे ना। फिर से मेहमान, हे भगवान, मैं यहीं रुक जाती हूँ। नंदिनी किचन में जाती है, 5 मिनट बाद फोन उठाती है। क्या? आयुष भैया का एक्सीडेंट? अरे भगवान, कहाँ है वो? अस्पताल, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी जल्दी से हॉल में भाग कर जाती है। माँ जी, भैया का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। हाँ, वो तो मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, जाओ, हमेशा की तरह। नंदिनी चली जाती है। उसके जाने के बाद, आज किटी पार्टी थी, भाई का एक्सीडेंट हो गया, कल कुआं खोदना है तो माँ की सास भूलेगी। नंदिनी भागी भागी मायके जाती है। काव्य दरवाजा खोलती है। दीदी, आप यहाँ? अरे भाभी, वो भैया का एक्सीडेंट हुआ था ना। अरे वो तो ठीक हो गया, बस थोड़ी सी चोट है, वो भी परसों लगी थी, जरा सी खरोच। ओह अच्छा, अभी वो घर आ गए थे, फिर ऑफिस गए? ठीक है दीदी, बैठो। दीदी, जाल बिछ चुका है। इस बार नंदिनी मायके तो आई थी, लेकिन शायद उसे जानबूझकर बुलाया गया था। तो अगली सुबह काव्य ने तैयारी कर ली। दीदी, आज घर की पूरी सफाई करनी है, मेड नहीं आई। आप हो तो अच्छा होगा। पूरे घर की सफाई? हाँ, ऊपर की छत, नीचे का हॉल, किचन, बाथरूम। ये तो ससुराल से भी बुरा है, लेकिन भाभी मेरी कमाई। माँ जी ने कहा है कि आप मेरे साथ काम करवाओगी। हाँ बेटा नंदनी, बहू अकेली है, मदद कर दो। भाभी मैं नहीं कर सकती, अगर इतना काम करना होता तो ससुराल में ही करती। मायके इसलिए आती हूँ कि आराम मिले, मैं जा रही हूँ। नंदिनी दरवाजे की तरफ बढ़ती है और सुमित बाहर ही खड़ा था। थैंक यू भाभी जी, आपने बचा लिया, इसके नाटक तो बढ़ते जा रहे थे। तुम यहाँ? हाँ भाभी जी, बुलाया था, बोला था कि दीदी कुछ देर में खुद भागेगी। भाभी? दीदी आपने खुद बोला, मायके इसलिए आती हूँ क्योंकि काम नहीं करना पड़े, तो सोचिए जीजा जी को क्या लगता होगा। मतलब तुमने प्लान बनाया था? दीदी, प्लान आपने बनाया था, मैंने बस समझाने का तरीका निकाला। नंदिनी, मुझे पता है ससुराल में कभी कभी तकलीफ होती है, लेकिन हर बार झूठ बोलकर भागना ये तो सही नहीं है। मुझे बस थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मैं हूं ना, माँ से बात करूंगा। लेकिन भाभी की तबीयत खराब, माँ का पैर टूटा, भाई का एक्सीडेंट, इतने झूठ। बेटा मायका तेरा हमेशा है, लेकिन ससुराल में जिम्मेदारियां होती है, वो भाग भाग कर नहीं होती है। दीदी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके आने से, लेकिन अपने घर वालों की तबीयत खराब बताकर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। भाभी माफ करना, सच में। माफ तो किया, लेकिन अब जब भी आओ, काम भी करो, आराम भी करो, दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलता ही है। बस इस बार मेरे मामले में भी ऐसा ही कुछ हो। नंदिनी की बातें सुनकर सभी जोर से हंसने लगते हैं और नंदिनी को भी अक्ल आ जाती है।